जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेरिवेशन। ठीक है, उसके टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन जो हमने उसकी एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बनाना है। तो इसमें देखिएगा ज़रा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो सुनिएगा, हम लोग डाल्टन्स लॉ in terms of general गैस इक्वेशन देखने जा रहे हैं। डाल्टन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन देखने जा रहे हैं। वो जो जनरल गैस इक्वेशन है उसमें आपने पढ़ा हुआ है पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उसे कैसे ड्राइव किया जाता है, यानी कि आपको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का तो पता लग गया कि इसे कहते हैं। अब अगर किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना हो या टोटल प्रेशर निकालना हो तो आप लोग उसे कैसे डिराइव करेंगे, तो सुनिए। लेट वी हैव जनरल गैस equation and we calculate total and individual partial pressure of all the gases। ठीक है, कैसे करते हैं तो जरा सुनिएगा। हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। ये जनरल गैस इक्वेशन हमें समझाती है। अच्छा, एक थी हाइड्रोजन गैस, एक थी मीथेन गैस और एक थी ऑक्सीजन गैस। इन तीनों गैसेस के लिए हम परेशान थे कि हमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का चक्कर तो समझ आ गया, लेकिन इनका पार्शियल प्रेशर अगर कैलकुलेट करना हो वो तो थियोरेटिकल था ना कि एक का 400, एक का 500, एक का 100 है। तो दोनों को सम करो तो भी 1000 आता है और इकट्ठा कैलकुलेट करो तो भी 1000 आता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इन चीजों को डिड्यूस करना है कि किसके जरिए से हमने ऑथेंटिक वर्डिंग यूज करनी है। मसलन देखिएगा, पीवी इक्वल टू एनआर, पीवी इक्वल टू एनआर, पीवी इक्वल टू एनआर। देखो, अगर आपको याद हो तो आपने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा था और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा था और आर का वैसे ही कांस्टेंट है। इसका मतलब है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस साथ में आरडी। प्रेशर ऑफ मीथेन गैस बी साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस और साथ में आरडी। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस बी साथ में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस साथ में आरडी। सही हो गया। तो यहां पे ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया जनरल गैस इक्वेशन का। अब यहां से आप लोग क्या निकालना चाहते हो, प्रेशर निकालना चाहते हो, यानी कि आप लोग उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हो। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये तीन चीजें आप जो है ना वो कंक्लूड करना चाहते हैं, डिड्यूस करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो जब आपने ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, सही है, तो देखिएगा ये जनरल गैस इक्वेशन इन तीनों के लिहाज से, इन
तीनों के लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट मैंने बना दी। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी तो मैंने हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे मीथेन गैस है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ भी अपना मीथेन। ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इस वजह से इनको हम छेड़ते नहीं है और इनको हम छोड़ते नहीं है। सही है, तो सुनिएगा, अब इसमें से प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है तो ये इक्वेशन बन जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन साथ में आर टी ओवर वी, ये वी इधर चला जाएगा। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन साथ में आर टी ओवर वी, क्योंकि ये सारा टोला क्या है, कांस्टेंट का है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन साथ में आर टी ओवर वी, ये सारा टोला भी किसका है, कांस्टेंट का है। अब सुनिएगा, इस इक्वेशन को कह लो दिस इक्वेशन नंबर 1 फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर 2 फॉर मीथेन, दिस इज फॉर 3 फॉर ऑक्सीजन। ये तीन इक्वेशनें हमने डिराइव कर ली, कहां से, जनरल गैस इक्वेशन से। अब यहां से मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं, जरा आपने मुझे बताना है। ये सारे तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां पे आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ मीथेन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस। यहां पे आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। सही हो गया। अब यहाँ पे इनके नंबर ऑफ मोल्स के साथ इनको रिलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कर सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आप कर सकते हो। सही है। तो इसमें वो सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगी वो जरा हमने समझना है जी। यहां से ही सेकंड स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर शुरू होती है। वो क्या है वो जरा सुनिएगा। यहां से जो जनरल गैस इक्वेशन से हमने बनाया है, तो मैं कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर exerted by any gas in the mixture of non-reacting gases is directly proportional to the number of moles of that gas at constant temperature and volume। मतलब मैंने सिर्फ यही बात इसमें एक्सप्लेन की है कि पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। शर्त मैंने साथ में लगा दी है नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर में। वो जाहिर बात है, वो तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की पहचान है ना कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस होंगी तो तभी ये बात बननी है, और अगर रिएक्टिंग गैसेस होंगी तब तो ये मुमकिन भी नहीं है ना, क्योंकि रिएक्ट करेंगी तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो नॉन रिएक्टिंग गैसेस में ये हो गया। अब हमें पता है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, आपको ये इक्वेशन कल भी पढ़ाई थी हमने, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
इज इक्वल टू किसके, टोटल प्रेशर के। ऐसा ही है, वो जो हमने 1000 के इक्वल की थी, ये किसके बराबर है जी, टोटल प्रेशर के इक्वल है। सही हो गया। अब अगली बात देखें, यहां पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की इक्वेशन 1 है, मीथेन की 2 है, ऑक्सीजन की 3 है। इन तीनों की इक्वेशन लगा दें। देखो यहां पे मैं इक्वेशन लगाता हूं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, साथ में RT ओवर V। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, साथ में RT ओवर V, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, साथ में RT ओवर V। ये सारी वैल्यूज मैंने उसकी पुट कर दी। आपको पता है कि ये RT और V, RT और V, RT और V तीनों में कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले भी लेते हैं। ठीक है, तो यहां से टोटल प्रेशर तो PT का PT ही रहा। ये क्वेश्चन कुछ ये रुख इख्तियार करगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये एक साइड पे आ गया, और कॉमन क्या आ गया, RT ओवर V। सब में कॉमन क्या आ गया, RT ओवर V। अब आपको पता है, हम कहते हैं एज वी नो, यानी कि ऑलरेडी प्रूव्ड, या इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को जब प्लस करो तो क्या बनते हैं, टोटल मोल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, टोटल मोल्स बनते हैं। ओके, अच्छा जब ये टोटल मोल्स बनते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, जरा बात सुनिएगा, इस पूरे की जगह पे मैं NT लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसीलिए इस पूरे की जगह पे क्या लिख देना मैंने, NT। ठीक है, टोटल मोल्स, साथ में वैसे का वैसे ही RT ओवर V आएगा ही आएगा। अब इसको जरा रीअरेंज किया तो वॉल्यूम इधर चला गया, तो ये बन गया TTV और NTRT। तो ये वाली जो इक्वेशन है तो हम कहते हैं दिस इक्वेशन is used to calculate total pressure of the mixture of non-reacting gases। तो ये टोटल प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन फाइनल आ गई। तो यहां तक एक्सप्लेनेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मुकम्मल हुई। अगर आते ना कोई कहे कि एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो वो यहां तक आपने लिखना है। ठीक है, स्टार्ट में डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखेंगे, और जनरल गैस इक्वेशन से उसकी डेरिवेशन लिखेंगे। तो डेरिवेशन तक एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल गैस, अपना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सप्लेन करने के बाद वो कहता है कि इसकी जो है ना मोल फ्रैक्शन की टर्म में इसके जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करें। तो मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर इसका एक अलग से टॉपिक है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए याद रखना है आपने कि वो अलग से पूछेगा, कहेगा कि आल्सो कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। तो हमने अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस कैलकुलेट करने के लिए यहां से कोशिश करनी है ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। इसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। तो पहली जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है वो टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए निकाली हमने। सही है, PTV इक्वल टू NTRT। अब हम चाहते हैं किसी एक गैस का प्रेशर निकालना हो तो वह कैसे आसानी से निकाल सके। असल में हम लोग सिंप्लीफिसिटी चाहते हैं और कोई चक्कर नहीं है। तो सिंप्लीफिकेशन
कैलकुलेशन के लिए हम ये काम करेंगे, सही है। तो इसलिए याद रखिएगा। तो हम कहते हैं लेट वी हैव a mixture of two non-reacting gases in which one is A and other is B. So according to general gas equation we have, हमें जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक उनके क्या जो है वो असलूब मिलते हैं। तो वो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, सही है। तो प्रेशर ऑफ A gas, number of moles of A gas, pressure of B gas, number of moles of B gas, सही है। तो यहां पर एक इक्वेशन और यहां पर दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये है A के लिए और ये है किसके लिए, B के लिए। जैसे वो हमने हाइड्रोजन और अपना ऑक्सीजन और मीथेन के लिए किया ना, ये इसके लिए। अगर हम कहें फॉर total number of moles of both gases, दोनों के टोटल के लिए, तो वो क्या होगी, PV इक्वल टू NRT। ये आपको पता है, इधर आना है PV इक्वल टू NTRT। इसे लेट आप कह लो, ये इक्वेशन नंबर कौन सी है जी, 3 है। इक्वेशन कौन सी है, 3 है, सही। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये ए के लिए, ये बी के लिए और ये टोटल के लिए। हम लोग चाहते हैं कि एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आसान तरीन हल निकाल ले। तो उधर आसान तरीन हल की तरफ मैं जाने लगा हूं। तो हम कहते हैं या ए गैस को पकड़ लो या बी गैस को पकड़ लो। तो मैं कहता हूं फॉर गैस ए गैस के लिए, तो अल्टीमेटली बी गैस के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो हम कहते हैं डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 ऑन इक्वेशन नंबर 3। मतलब देखो पीवी, ये इक्वेशन थी ना, तो ऊपर 1 है, 1 वाली ए के लिए थी ना, तो पी ए वी और एन ए आर डी। नीचे टोटल के लिए थी तो पी टी वी एन टी आर डी। अब देखो जो चीजें कॉमन है वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो यहां पे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ये पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। अगर आपको कुछ यहां तक क्लियर है तो देखिए, बड़ी आसान सी चीज मैंने की है, कोई मुश्किल बात नहीं की। क्या किया है कि यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम से कट गया, ये वाला टेम्परेचर से कट गया, ये वाला आर ये वाले आर से कट गया, ठीक है। तो जब ये आर टी से कट गया, वी से कट गया, तो पी ए ओवर पीटी और एन ए ओवर एन टी ही बचा ना। तो अच्छा, जब ये बच गया, यहाँ पे देखो अब ना हमें टेम्परेचर की लोड होगी, ना हमें आर की लोड होगी, ना हमें वॉल्यूम की लोड होगी। तो ये तो बड़ा सिंपलीफाई हो गया। अब सुनिएगा, ये वाला एक्स ए के बराबर है और एक्स ए को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं।
मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर एन टी किसके बराबर आ गया एक्स ए, और एक्स ए मोल फ्रैक्शन है, यानी कि ये भी सिंपलीफाई होकर सिर्फ एक्स ए बन जाएगा। ठीक है, फार्मूला वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से और सिंपल हम नहीं करना है, तो इसलिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन क्या है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के बारे में चंद चीजें हमने ऐड करनी है। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन के यूनिट के हिसाब से, और यहाँ पे भी है। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? इट इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ moles of any substance and total number of moles। यानी कि मिक्सचर था ए और बी का, मिक्सचर था ए और बी का, तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहूं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और बी का कहूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सही है, तो यहां पे ये मोल फ्रैक्शन का इस वक्त फार्मूला आ गया कि किसी भी गैस के मोल्स को टोटल मोल्स पे जब डिवाइड करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स, वही हिसाब है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये बनेगी परसेंटेज, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे नहीं करना, हम सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सूरत हाल क्या बनेगी, तो मैं 2-3 चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मुझे बताओ, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, क्या मैं कह सकता हूं इट इज a unitless क्वांटिटी? इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मोल्स मोल से कट जाएंगे। वजह क्या है? सेम क्वांटिटीज है, रेशियो बिटवीन सेम वैल्यूज, सेम वैल्यूज के सेम यूनिट्स होते हैं, इस वजह से उनकी रेशियो एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है? कट जाती है। अच्छा, इसके बाद यूनिटलेस क्वांटिटी के बाद हम कहते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी के बाद हम लोग कहते हैं इट्स वैल्यू is always less than unity। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। 1 से कम क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस हमेशा कम होते हैं टोटल मोल्स के। तो क्या मैं कह सकता हूं जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो उसमें ये रिलेशन है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। तो जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, तो आंसर 1 आता है। 1 से कम आता है या 1 से बड़ा? 1 से कम आएगा। तो नीचे वाली वैल्यू टोटल है, टोटल का मतलब है a प्लस b दोनों का मिक्सचर है, और ऊपर सिर्फ a है या सिर्फ b है। अगर a होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ a हो जाएगी, b होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b हो जाएगी। यानी कि केमिस्ट्री के मार्क्स है तो अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ केमिस्ट्री के मार्क्स निकलेंगे, इधर बायो के मार्क्स है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बायो के मार्क्स निकलेंगे ना। तो इसलिए जो ऊपर है वो हमेशा कम होते हैं, नीचे हमेशा ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमेशा लेस देन क्या होती है? यूनिटी। क्यों? वो मैंने बता दिया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस आर लेस देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड सो द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ड्यू टू व्हिच आंसर इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। और आखिरी बात, its sum is equal to unity। मोल फ्रैक्शन ऑफ a प्लस b को अगर जमा करें ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b को प्लस करें तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। आंसर क्या आता है? 1 आता है। मसलन ये देसी टोटका है, मैं 1-2 लाइनों में इसे सॉल्व कर देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a किसके बराबर? अपना सॉरी
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, इसका सम, इस दोनों का सम 1 आता है। मसलन देखो एक्स ए किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल मोल्स, और एक्स बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल मोल्स, ऐसे ही है। अच्छा इसका एलसीएम लो, नीचे क्या आएगा, टोटल मोल्स, ऊपर है एन ए और एन बी, एन ए प्लस एन बी, कच्ची पक्की का सवाल करा रहा हूं। एन ए और एन बी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, ये दोनों ही है ना, तो टोटल मोल्स लिख सकता हूं इसको, क्यों भाई, ऊपर वाले को एन ए और एन बी को मैं टोटल मोल्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और नीचे क्या है, आंटी, एंटी और एंटी कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो इसलिए मैंने दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आता है 1। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाई द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, तो आपने ये ड्राइव कर देना है, ए बी सी डी आ जाए। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल मोल्स, बी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ओवर टोटल मोल्स, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इनको सम किया तो आंसर क्या आया, यूनिटी, सही है। अब तो इसका मतलब है एन ए और एन टी की जगह मैं लिख सकता हूं, तो यहां पे यहां से लेकर यहां तक ये इस डेरिवेशन में नहीं आना, इस डेरिवेशन में नहीं आना। जब शॉर्ट क्वेश्चन है तब नहीं आना, जब लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लिख भी सकते हैं, यानी कि उसके आंसर्स मत लिखिएगा, सिर्फ ये लाइनें आप लिख सकते हैं। ये लाइनें मौजूद हैं बुक के अंदर, लेकिन ये इनके आंसर्स मौजूद नहीं है जो मैंने लिखे हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर है।